हाँ जी, मैं ऑडिबल आवाज आ रही है मेरी? अभिनव, अब्दुल्ला। अच्छा यार, मुझे याद दिलाओ प्लीज, लास्ट टॉपिक क्या था जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी? हम्म? अभिनव, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा बोलना, थोड़ा जोर से बोलो। किस टॉपिक पर? कंपाउंड माइक्रोस्कोप? अब एक बार जरा चेक करो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद क्या टेलीस्कोप हमने स्टार्ट किया था? टेलीस्कोप स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ अभी? नहीं? देख लो कहीं दोबारा ना हो जाए। इसमें सारी बैचेस में ना एक साथ ऑलमोस्ट टॉपिक चल रहे होते हैं, तो बिल्कुल याद नहीं रहता कि क्या हुआ क्या रह गया। टेलीस्कोप नहीं हुआ, राइट? सो लास्ट जो न्यूमेरिकल था, दैट वाज दिस न्यूमेरिकल। देखो यही वाला हुआ था। यस। टेलीस्कोप स्टार्ट। यश, प्री बोर्ड्स हो गए ओवर? यस सर, हो गए। तुम प्री बोर्ड के लिए कब से छुट्टी मारने लगे भाई? सर वो एक्चुअली गैप्स नहीं थे प्री बोर्ड में, तो अच्छा, चलिए खैर। सो अब तो प्री बोर्ड्स कब खत्म ना, अब तो आपके बोर्ड्स तो 23 अप्रैल को है। यस सर। आप थोड़ा सा जेई के बारे में सोच लो। जेई एडवांस की डेट्स आ गई 23 को, 3 जुलाई को जेई एडवांस है। सो एक 15-20 दिन का तो टाइम होता ही है एडवांस में और मेंस के अटेम्प्ट्स में। इसका मतलब है आपका मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में हो जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट मई में हो जाएगा। तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम से पहले शायद एक अटेम्प्ट होता है। यस सर। चलिए, यश टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी नहीं अभी? नहीं सर, अभी नहीं करी। कर दो। ओके सर। चलो, और ये मानस का भी क्या? ओके। सो टेलीस्कोप देखो क्या होता है। टेलीस्कोप दो तरह के होंगे, एक होगा एस्ट्रोनॉमिकल, एक होगा टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आप यूज करते हैं फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को आप यूज करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो अर्थ की सरफेस पर होंगी। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को आप बाइनोकुलर भी कहते हैं। जिसे आप बाइनोकुलर कहते हैं, दैट्स बेसिकली अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फर्दर दो तरह का होता है, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग में दो लेंसेज यूज होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह। रिफ्लेक्टिंग में एक मिरर यूज होता है और एक लेंस यूज होता है। अब रिफ्रैक्टिंग में दो केसेस है, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी और फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। तो देखो, आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में जो टेलीस्कोप है दैट इज रिफ्रैक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग में कम पॉइंट्स है। रिफ्लेक्टिंग में सिर्फ आपको रे डायग्राम देखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है और कुछ खास डेरिवेशंस नहीं है। जो मेजर टाइम जाएगा दैट विल बी फॉर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो आज कोशिश करते हैं वाइंड अप। स्टार्ट विद वेव ऑप्टिक्स। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखिए, इसको आप यूज करेंगे टू व्यू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। अब टेलीस्कोप में कंस्ट्रक्शन देखो। टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, एक लेंस को आप ऑब्जेक्टिव कहते हो, एक लेंस को आप आई लेंस कहते हो। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बहुत बड़ा होता है, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होगी, अपर्चर बहुत ज्यादा होगा। ये पूछ लेता है कि ऑब्जेक्टिव को क्यों बड़ा रखते हैं और आई पीस को क्यों छोटा रखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा था, आई पीस बड़ा था। टेलीस्कोप में उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा लेंस होगा, आई पीस छोटा लेंस होगा। रीजन ये कि ऑब्जेक्टिव बड़ा रखने का रीजन ये कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करता है। आई पीस छोटा रखने का रीजन ये कि जो लाइट एक बार टेलीस्कोप में एंटर कर गई ना, उसे आपकी आई में एंटर करना है। तो बेटर होगा कि अगर लेंस और आपकी आई का साइज ऑलमोस्ट लेंस छोटा हो, ताकि सारी लाइट आपकी आई में एंटर कर पाए। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखते हैं, लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ। आई पीस को छोटा लेंस रखते हैं, शॉर्ट अपर्चर एंड स्मॉल फोकल। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करें।
लक्ष्य बस अभी टेलीस्कोप शुरू किया है यार, बस यही सब पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मैं समझा, कुछ मिस नहीं होगा। यश अब तो तुम्हारे यहाँ मौसम भी ठीक होगा, स्नोफॉल वगैरह तो नहीं हो रही होगी? नहीं सर। फर्स्ट टर्म का तो रिजल्ट नहीं आ रहा, फर्स्ट टर्म तो कंबाइन करके रहेगा सेकंड टर्म के साथ। अगर किसी का फर्स्ट टर्म थोड़ा बहुत बिगड़ गया था ना, सेकंड टर्म ठीक कर लो, वेटेड एवरेज होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, सेकंड टर्म का एवरेज वेट्स ज्यादा रखेंगे। एंड सेकंड टर्म इज समथिंग जहां तुम पूरा 100% स्कोर कर सकते हो बोर्ड्स में। 97 96 बहुत कॉमन मार्क्स है, जिनके 97 96 आते हैं उनके जो मार्क्स कटते हैं वो फर्स्ट बुक से कटते हैं, सेकंड बुक से कुछ नहीं कटते। अच्छा, तुम लोगों के जब भी एग्जाम्स हुए थे, रे ऑप्टिक्स में से तो कुछ परेशानी नहीं आई थी? इतना कर लिया था हमने। अभिनव, यश, अब्दुल्ला, हो गए ना तुम लोगों के प्री बोर्ड्स? यस सर। हमारे थर्ड से रे ऑप्टिक्स अटेम्प्ट हुआ था यश? सर गलत हो गया था थोड़ा। क्यों, कौन डेरिवेशन थी लेंस मेकर फॉर्मूला? नो सर, वो रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन था। अच्छा, मेडिकल दिया था? यस सर। लिख लिया था? आईपीस तक नोट कर लिया ना तीनों ने? ओके, नेक्स्ट देखो, आपको ना मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है फर्स्ट केस व्हेन योर फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको मैं, मैग्नीफाइंग पावर होगा रेशियो ऑफ एंगल्स obtended बाय इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑन द आई, जब इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस पर है और ऑब्जेक्ट आपकी इंफिनिटी पर है। तो इसे तो मैं दोबारा ड्रॉ कर दूं जरा, इसमें लिख लो, रे डायग्राम में अलग से आपको ड्रॉ करके दिखा। आप ये लिखिए डेफिनेशन, रे डायग्राम दोबारा ड्रॉ। डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने? अब देखिए,
जो टेलीस्कोप है आपके पास, दैट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ऑब्जेक्ट आपकी, लेट्स से आप मून देख रहे हो, तो मून जितने डिस्टेंस पर है ना आपके लेंस से, आप उसे इनफाइनाइट मान सकते हैं। बेसिकली इन्फिनिटी ऐसे डिसाइड करते हैं, अगर कोई डिस्टेंस फोकल लेंथ के कंपेरेबल बहुत ज्यादा है, एक लेंस से उसकी फोकल लेंथ है 10 मीटर, एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, तो वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन्फिनिटी पर हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी पर है, और ये आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रेस के बारे में कुछ बता सकते हो? रेस पैरेलल होंगी? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहां से जो भी रेज आ रही होगी वो सारी रेस पैरेलल होगी। रेज एक दूसरे के पैरेलल होती है, जरूरी नहीं है कि सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रेस एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो तो रेज एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, जैसे एक ये रे है व्हिच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, स्ट्रेट पास होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। दूसरी रे आपने इंसिडेंट कर दी, दिस इज लेंस पर, ये एक रे, और एक रे और ले लिया। अब दोनों रे कहाँ कन्वर्ज होंगी? तीन पैरेलल रेज है, रिफ्रैक्ट होने के बाद किस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी? यश? सर फोकस। फोकस। तो ये जहां कन्वर्ज हो रही है, दैट पॉइंट इज द फोकस ऑफ आयंस। ये तीनों रेज कन्वर्ज होने के बाद फोकस पे कन्वर्ज होंगे। तो ये तीनों रेज कन्वर्ज हो गई एट द फोकस। सो दिस इज योर इमेज। ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर थी, ये उसकी इमेज है विच इज ए बी, और ए प्राइम बी प्राइम। और ये जो पॉइंट होगा, दिस इज द फोकस ऑफ दिस लेंस, इट्स एन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो इमेज है, दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। आपका ये आई लेंस, इस आई लेंस के लिए ये इमेज एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो ये आपके आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है विच इज ओ। तो यहां से रेज जाएंगी जो आई लेंस से पास हो रही। अब आप इसको कुछ ऐसे सेट करते हो, इनके बीच का डिस्टेंस, आपको फाइनल इमेज चाहिए लीस्ट डिस्टेंस पर। सो दिस ऑब्जेक्ट ए प्राइम बी प्राइम शुड बी इन बिटवीन आई लेंस एंड इट्स फोकस। तो ये आई लेंस और आई लेंस के फोकस के बीच में होना चाहिए, दिस इज द फोकस ऑफ आई लेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट आइलेंस के फोकस पर बन गई, देखो ये तो फोकस है ऑब्जेक्टिव का, दिस इज द फोकस ऑफ आइलेंस। तो ये ए प्राइम बी प्राइम आइलेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये जो ए प्राइम बी प्राइम आप यहां लिख रहे हो, दिस ए प्राइम बी प्राइम इज इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्ट फॉर आइलेंस। अब यहां से जो रेज जाएंगी वो रेज, एक रे जाएगी विच इज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये रे स्ट्रेट जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और अगर आप रेस लोगे, एक रे और ले लो, ये रेस डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे कर कर ये रे डाइवर्ज हो गई। जब आप पीछे प्रोड्यूस करोगे, देन दीस रेस विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ये ऐसे करके डाइवर्ज हो। जब आप पीछे प्रोड्यूस करोगे, देन दीस रेस विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। इसे आपने पीछे प्रोड्यूस किया और इसे भी आपने पीछे प्रोड्यूस किया, तो ये दोनों रेस किसी पॉइंट पर मिलती हुई दिखेगी। तो जहां पर ये दोनों रेस मिल रही है, दैट इज योर फाइनल इमेज, इट्स ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, दैट इज द फाइनल इमेज। So this is image
फॉर आइलैंड्स। तो ये आपके टेलीस्कोप की जो फाइनल इमेज है दैट इज दिस ए प्राइम बी प्राइम। डिस्टेंसेस देखो, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर था तो यू ओ इंफिनिटी है, ये वी नॉट है विच इज इक्वल टू द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस डिस्टेंस इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आइलैंड्स। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसे आप लिख सकते हैं वी, वी इज इक्वल टू टी, image distance which is equal to least distance of distribution, ये यहाँ पर, and this whole is the length of the tube। रे डायग्राम ड्रॉ करिए, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। ड्रॉ कर लो रे डायग्राम, तो बताओ मुझे सॉल्व करता है, प्लीज हो गया ड्रॉ रे डायग्राम। यस। देखिए आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, जरा पढ़ना एंगुलर मैग्निफिकेशन की दोनों एंगल्स, ऑब्जेक्ट का एंगल हम कहां से ले रहे थे, किस लेंथ से ले रहे हैं। अभिनव जरा डेफिनेशन पढ़ो और मुझे बताओ ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है वो किस लेंथ से बना रहा है। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से पढ़ो जरा एक बार और डेफिनेशन पढ़ो। ये दोनों एंगल्स किसकी रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव के, आई लेंस के, आई के, किसकी रिस्पेक्ट में एंगल्स दिए। डेफिनेशन में कहीं तो लिखा होगा। अब्दुल्ला देखो जरा चेक करो डेफिनेशन, कहीं मेंशन्ड है एंगल किस किस लेंस के साथ लेना है। अच्छा तुम्हें भी नहीं दिख रहा। यश एंगुलर मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन थी उसमें पढ़ो कि एंगल्स किसके साथ लेना है, ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, आई लेंस के साथ, किसके साथ लेना है। आई। आई के साथ। आपको एंगल्स लेने आई लेंस के साथ, लिखा हुआ है ना क्लियर। देखो रेशियो ऑफ एंगल्स obtained by image and object on the आया ना। अब आए तो आई लेंस पर है तो आप एंगल लोगे आई के साथ, दोनों का, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी। हम लिखते आई के साथ है लेकिन करते क्या है, ऑब्जेक्ट जो है आपकी उसका एंगल लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, और ये इमेज है आपकी जो लीस्ट डिस्टेंस पर जा रही है इसका एंगल लेते हैं आई लेंस के साथ। अब ये एक प्रॉब्लम दिखती है कि आप लिख रहे हो हर जगह की आई लेंस के साथ लेते हैं लेकिन यहाँ एंगल ले रहे हैं आप ऑब्जेक्टिव के साथ, या तो चलो आई लेंस के साथ ही ले रहे हैं। ये इशू है। देखो इस इशू का रीजन क्या है
ये थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ लोगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम एक ही है, और वो प्रॉब्लम है कि आपने ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ ले कैसे लिए। जब डेफिनेशन कह रही है आई लेंस के साथ लेना है, यू शुड टेक विद द आई लेंस, नॉट विद द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट इतनी दूर है इन्फिनिटी पर, इतने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर रखी हुई है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का सेपरेशन मैटर नहीं करता। उस ऑब्जेक्ट के लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप एंगल ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ ले रहे हैं या आप एंगल आई लेंस के साथ ले रहे हैं, मैटर नहीं करता। तो आप लिखोगे कि आप ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ ले रहे हो, लेकिन आप मेजर जब करोगे तो आई लेंस के साथ इमेज के लिखोगे, सॉरी लिखोगे आप ये कि आई के साथ ले रहे हो, लेकिन जब आप मेजर करोगे तो मेजर करोगे आप ऑब्जेक्टिव के साथ फॉर ऑब्जेक्ट। आसान हो जाएंगी कैलकुलेशन, आसान हो जाएगी। तो देखिए ये अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है दैट इज सिंपली द रेशियो ऑफ बीटा एंड अल्फा, बीटा बाय अल्फा हो जाएगा। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। बीटा और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगल्स यूज कर लो। देखो बीटा के लिए a प्राइम b प्राइम o2 ले लो, एंड ट्रायंगल a प्राइम b प्राइम o2, tan बीटा आप निकाल सकते हैं यहाँ से। tan बीटा हो जाएगा, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा which is equal to perpendicular a prime b prime by o2 b prime। That's second equation। ऐसे आप अल्फा लिख सकते हो o1 b prime a prime in triangle a prime b prime o1। आप tan अल्फा लिख सकते हैं which is approximately equal to alpha which is a prime b prime by o1 b prime। That is equation number 3। अब आप एक काम कर दीजिए, 2 और 3 को 1 में रख दीजिए। तो 2 और 3 को जैसे ही आप 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट एंगुलर मैग्निफिकेशन m is it's a prime b prime by o2 b prime divided by its a prime b prime divided by o1 b prime। a prime b prime से a prime b prime कैंसिल हो गया, तो ये आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया, इट्स o1 b prime divided by o2 b prime। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप o1 b prime और o2 b prime देख लो। देखो यहाँ o1 b prime क्या है। O1 b prime is the distance between the optical center of the objective lens and this a prime b prime image। तो इसको आप लिख सकते हैं इट्स v नॉट। ऐसे ही ये जो O2 b prime है, O2 b prime that is UE minus UE, इसको आप कह दो this is equation number 5। Now you can substitute 5 and 4। When you substitute 5 and 4, you get m is O1 b prime which is v naught by O2 b prime which is minus of UE। That is equation number 6। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि UE नहीं आना चाहिए, बेटर होगा एक्सप्रेशन फोकल लेंथ की टर्म्स में। और V नॉट को आप F नॉट भी देखो, V नॉट और F नॉट के इक्वल है ना, तो लेट्स इंस्टेड ऑफ V नॉट इज इक्वल टू F नॉट लिख देते हैं ना। कुछ लेंस के पैरामीटर्स की टर्म्स में कैलकुलेशंस आ जाएं तो बेटर रहती हैं। दिस इज F नॉट बाय माइनस UE। प्रॉब्लम है UE के साथ। अब्दुल्ला UE कैसे रिप्लेस करोगे ये बताओ। यार एक तो मुझे तुम लोगों का समझ में नहीं आता है कि नहीं आता तो रिस्पॉन्ड करो। सर अगर नहीं पता ना आपको आंसर कह दो नहीं पता, तो एटलीस्ट आदमी को लगेगा ना कि आपने सुन लिया, आप हैं क्लास में। यस जी UE कैसे रिप्लेस करेंगे। सर पूरे डिस्टेंस को अगर कुछ सपोज कर लें तो देखो मुझे ना UE को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ आई लेंस की फोकल लेंथ और D की टर्म्स में। आप सोच लो, शायद अब तो बहुत हिंट दे दी। दोबारा सुन लो, UE ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस मुझे रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड दिस D। चलो अभिनव को बताने दो, पूछो अभिनव बताओ। दोबारा दोबारा क्या बोला, थोड़ा जोर से बोलो। D माइनस इसकी फोकल लेंथ।
अरे नहीं यार, फोकल लेंथ यहाँ होगी, d माइनस फोकल लेंथ करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा, ये आ जाएगा, है ना? यश, सर लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला लगा लो, आइलेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर। यश, जितना तेरा दिमाग चलता है ना, अगर इसके बाद पहले अटेम्प्ट में जेई ना निकला तो तुमने और हमने दोनों ने 2 साल खराब करे। और अब से ना स्कूल एग्जाम्स के लिए अब कोई छुट्टी वुट्टी ना मार देना। तो देखो, लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/v minus 1/u is 1/f, 1/v minus 1/ue is 1/f। देखो ue तो माइनस ue है यार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव है ही। जो ve है ना, ve is minus of d, रख दो यहाँ वैल्यू, so it's 1 by minus d minus of 1 by minus of ue is 1 by fe। तो आप लिख सकते हो minus 1 by d plus 1 by ue is 1 by fe। तो आप यहां से लिख सकते हो 1 by ue is 1 by fe plus 1 by d। कुछ नाम दे दो यार इसको, 6 है ना, इसको 7 कर दो, 7 को 6 में रख दो। तो ये यहां चला जाएगा, मैग्निफिकेशन इज एफ नॉट माइनस एफ नॉट, 1 बाई यूई को लिख दो 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। अब्दुल्ला यार, इसमें से 1 बाई एफ ई कॉमन लेना, क्या बचेगा? 1 बाई एफ ई कॉमन ले लो यहाँ से, 1 प्लस 1 1 अपॉन डी। 1 बाई एफ ई कॉमन लिया, 1 तो आ गया, और यहाँ 1 बाई डी बचेगा। 1 अपॉन डी एंड सर एफ ई अपॉन डी। एफ ई ना 1 बाई एफ ई से डिवाइड कर दो, ये मैग्निफिकेशन है। ये मैग्निफिकेशन हो गया आपकी, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपकी वो या तो स्फेरिकल होती है, तो स्फेयर ऐसे देखो या ऐसे देखो एक ही बात है। तो कई ऑथर्स क्या करते हैं, इसका मॉड ही दिखाते हैं, बट आंसर में एग्जैक्टली डेरिवेशन के बाद तो नेगेटिव आता ही आता है। लेंथ ऑफ ट्यूब देखो कितना आ जाएगा, इट्स वी नॉट प्लस यू इज लेंथ ऑफ ट्यूब, वी नॉट एफ नॉट प्लस यू। लिख लीजिए इस कैलकुलेशन को, जल्दी से लिख लीजिए। टेलीस्कोप पर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अभिनव, तुमने दिए कोई टेस्ट, फर्स्ट बुक वाले जो टेस्ट हो रहे हैं? सर मैं दे रहा था, कंप्लीट नहीं होता। अरे आप इतना लिख लो तो बताना, मैं स्क्रॉल कर दूं।
हो गया, स्क्रॉल कर दूं? Yes. हो गया। ये डेरिवेशन में स्कूल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है यार, आ जाती है, पूछ लेता है बोर्ड्स। कोई डेरिवेशन नहीं आई थी यश? सर उसकी आई थी सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, आप लिख लो तो बताओ मुझे, से स्क्रॉल करते हैं। डन सर। ओके, इसको भी लिख लीजिए। अच्छा अभी ना, ये अगर मैं आपसे कहता हूँ फाइनल इमेज मुझे इन्फिनिटी पर चाहिए, तो ए प्राइम बी प्राइम जो है, ये दिस ए प्राइम बी प्राइम, इसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए? कहाँ होना चाहिए ए प्राइम बी प्राइम सो दैट फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी? Focus. Focus of ions. So A prime B prime should be at the focus of ions. This is known as when your final image is infinity or normal adjustment. इसे मैं दोबारा ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ए प्राइम बी प्राइम जैसे पहले बना था एट द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव वही। अब आप इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन ऐसे सेट कर रहे हो कि आई लेंस के फोकस पर भी आ जाए, मींस फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस कोइंसाइड कर जाएगा। जब ये दोनों कोइंसाइड कर देंगे तो आपकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। रेस पैरेलल हो जाएंगे, फोकस पर है ना ऑब्जेक्ट, तो रेस पैरेलल हो जाएंगे। ये वी नॉट बस यू ई एफ ई के इक्वल हो जाएगा, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर जाएगी। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है रे डायग्राम, इतना लिखिए, रे डायग्राम ड्रॉ करिए। और व्हेन यू फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं।
डेफिनेशन लिख लिया आपने, चलिए रे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। रे डायग्राम हो गया? रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना तीनों ने? अब्दुल्ला नो सर। करी करी बेटी। हो गया। अब देखिए यहाँ भी बीटा और अल्फा का रेशियो चाहिए, मुझे बताना है टैन बीटा कितना होगा यश? ये तो एक लाइन की कैलकुलेशन होती है बस। टैन बीटा कितना हो जाएगा? सर ए प्राइम बी प्राइम ओवर यू ओवर यू यूई और एफ ई लिख सकते हैं ना उसे। यस टैन अल्फा कितना होगा अभिनव? यू कैन गेट अल्फा फ्रॉम दिस ट्रायंगल। टैन अल्फा कितना होगा? सर ए प्राइम बी प्राइम अपॉन अपॉन एफ नॉट है ना। एफ नॉट। तो अगर मैं दोनों का रेशियो लूं तो देखो ए प्राइम बी प्राइम कैंसिल हो जाएगा, तो एम इज बीटा बाय अल्फा। ये ए प्राइम बी प्राइम बाय ओ टू बी प्राइम था, ए प्राइम बी प्राइम बाय ओ वन बी प्राइम है, कैंसिल किया, ओ वन बी प्राइम बाय ओ टू बी प्राइम आ गया। एक एफ नॉट एक माइनस ऑफ एफ ई है, सो दिस इज माइनस ऑफ एफ नॉट बाय एफ ई, दैट्स इट। एफ नॉट नेगेटिव साइन का मतलब है इमेज इनवर्टेड होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसे लिख लीजिए। छोटी सी कैलकुलेशन है। नॉर्मल एडजस्टमेंट ज्यादा यूज होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पास टेलीस्कोप में जो क्वेश्चन आए वो नॉर्मल एडजस्टमेंट से। और अगर टेलीस्कोप में कुछ मेंशन नहीं है दैट मींस इट्स नॉर्मल एडजस्टमेंट, कुछ और होगा तो मेंशन करेगा। आप लिख लो तो बताओ, फिर फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।
ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ ट्यूब लिख लो, वी नॉट प्लस यू एफ नॉट प्लस एफ होगा, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ को बहुत ज्यादा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं होते, जस्ट दो न्यूमेरिकल आपको देख रहे हैं। देखो ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, आपको टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस दिया है 140 सेंटीमीटर, आई लेंस दिया है 5 सेंटीमीटर। कहता है मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करो, नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन योर फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी और व्हेन योर फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस। नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस एफ नॉट बाय एफ ई, जब लीस्ट डिस्टेंस पर होगा माइनस एफ नॉट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज रखनी है, करिए और देखिए आपका मैच करता है या नहीं करता। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इतना हो गया, आगे बढ़े। Yes. अब्दुल्ला लिख लिया। यस सर। देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम करते हैं ना, वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। लाइक हमने जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला है वो तब है जब दोनों लेंसेज से रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर वो आपसे कहे कि रिफ्रैक्शन एक ही लेंस से हो रहा है, लेट्स से वो आपसे कहता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो, या ऑब्जेक्टिव लेंस क्या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, तब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो पाता। जैसे ये न्यूमेरिकल, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ये एंट्रेंसेस में भी बहुत रिपीट हुआ है और खैर स्कूल एग्जाम्स बोर्ड्स में तो कई बार आया है। इसे लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट आप मुझे सॉल्व करके बताइए, सेकंड में सॉल्व करूँ। क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखिए, सेकंड में सॉल्व करूँ। प्लीज फर्स्ट पार्ट का एटलीस्ट आंसर लिखिए। ठीक है, अब्दुल्ला का सही आ रहा है। यश, अभिनव, क्वेश्चन लिख लेना प्लीज। हाँ
यश एंड अभिनव, यश का ठीक है, अभिनव आपका रह गया कुछ साथ। देखिए मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट कह रहा है, क्या हुआ अभिनव, नहीं हुआ अभी तक ये? तो 15/3 into 10 की पावर 8। 1500 ना, एफ नॉट बाय एफ ई, 15 मीटर गिवन है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इट्स -1500। तो फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट देखो, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव। तो वो जो आपसे मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, वो मैग्निफिकेशन पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की, आई लेंस की मैग्निफिकेशन से कोई मतलब नहीं। तो जो हमने एफ नॉट बाय एफ ई यूज किया है, ये तो फाइनल मैग्निफिकेशन बताता है आई लेंस से भी रिफ्रैक्ट होने के बाद। आपसे कह रहा है आई लेंस से मतलब ही नहीं है, सिर्फ ये बताओ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे रिफ्रैक्ट करने के बाद मैग्निफिकेशन क्या हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस इज योर मून, ये आपका मून। मून का डायमीटर है जिसको मैं D1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री से हम निकाल सकते हैं। मून और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज आर, व्हिच इज द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट मींस मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस। अब मून से जो रेज जाएंगी वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद किसी जगह फोकस होंगी। तो मैंने मून से ये रेज गई, फर्स्ट रे गई स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, दूसरी रे जाएगी स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, दोनों रेंज को यूज कर मैंने मून की इमेज बना दी। दिस इज द इमेज ऑफ द, इस इमेज का कुछ डायमीटर होगा, दैट डायमीटर इज डी। अब इस लेंस के लिए मून जितने डिस्टेंस पर है ना, देखो ये दिया हुआ है, दिस इज 10 रेज टू द पावर 8, तो इस लेंस के लिए तो ऑलमोस्ट इंफिनिटी पर है, 15 मीटर की तो फोकल लेंथ है लेंस की। तो अगर ये इंफिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगी, दिस इज इमेज, इमेज ऑफ मून फोकस पे बननी चाहिए। तो यहां से यहां तक लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल। इस एंगल को मैंने अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया। हाँ, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स इक्वल होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। बताओ यहां तक समझ में आया सिस्टम? यस सर। कि पूरा फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर सकते, लाइक एफ नॉट बाय एफ ई यूज क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन है ना यूज करने का, माइनस ऑफ एफ नॉट बाय एफ ई? कोई बता दो मुझे। मतलब क्यों मैं मैग्निफिकेशन नहीं कैलकुलेट कर रहा माइनस ऑफ एफ नॉट बाय एफ ई? तो फाइनल मैग्निफिकेशन, सॉरी अभी ना आवाज नहीं आई आपकी क्लियर, दोबारा बताएंगे आप? क्योंकि वो ओवरऑल मैग्निफिकेशन देगा। हाँ, वो ओवरऑल मैग्निफिकेशन देगा, मुझे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस से चाहिए। तो आप सिंपल कर सकते हैं, अल्फा बीटा के इक्वल होगा। अल्फा को लिख सकते हो D1 डिवाइडेड बाय आर, बीटा को लिख सकते हो इट्स D2 डिवाइडेड बाय एफ। तो आप यहाँ से लिख सकते हो D2 इज D1 बाय आर इंटू एफ, वैल्यू रख दो। D1 कितना है, 3.48 इंटू 10 रेज पावर 6, फोकल लेंथ इज 15, R is 3.8 into 10 raised power 8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, that will be the diameter of image of। So it's an important question, इसलिए important है क्योंकि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होता है। लिख लीजिए सर। सर यस सर हम इसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यार, ट्रांसफर्स से नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन के लिए एक तो इशू ये था कि थिन लेंस होना चाहिए। करके देखें अगर ट्रांसफर्स से कैलकुलेट करते हैं तो। देखो ट्रांसफर्स से, एक तो ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन देखोगे ना, यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, इंफिनिटी पर। तो ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन होता है -v/u, राइट? यस सर। वहां से आएगा नहीं, वो थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन के बाद आता है। देख ले कितना एरर आता है। v तुम्हारा फोकल लेंथ के इक्वल है 15 मीटर। u कितना आ रहा है?
आर ले आर कितना था वो? 3.8 into 10 is power 8. Which is height of image means d2 divided by d1. d1 कितना है? d1 है d1 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 तो डायमीटर d1 हो जाएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा हाँ तो यहाँ से भी रहा है, हाँ तो यहाँ से भी जाएगा यश। लेकिन ये ना लॉजिकली गलत है, क्योंकि जब हम v बाई यू लिखते हैं तो हम लिखते हैं द थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन। बहुत थिन लेंस है बट इट्स अ वेरी थिक लेंस। आंसर सेम आएगा। ये रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया, स्क्रॉल कर दूं इससे आगे? सर। यस सर बट सर क्योंकि फोकल लेंथ बहुत लार्ज है तो हम इसे थिन लेंस कंसीडर नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्टिव है इसका टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज अ थिक लेंस, उसका अपर्चर बहुत बड़ा होता है। अगर ऐसा ना हो तो इतनी लाइट गैदर नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थिन लेंस। तो आप टेलीस्कोप यूज करते हैं ना, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसका अपर्चर बहुत बड़ा रखता है। जो साइज है वो कई मीटर का साइज होता है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर पाए। इसलिए हम इसको थिन लेंस कंसीडर नहीं करते। आंसर सेम आ रहा है बट वो ना कंसेप्चुअली गलत तरीका है करने का। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? यस ओके नेक्स्ट देखिए। अब इस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के साथ कुछ इश्यूज हैं। जैसे एक इशू ये है, आप जो लेंस यूज कर रहे हो ना यार, ये इतना बड़ा लेंस है कि इस लेंस में दो डिफेक्ट्स होंगे, एक स्फेरिकल एबरेशन, एक क्रोमेटिक एबरेशन। एक डिफेक्ट होगा इसके साइज की वजह से, इसमें मल्टीपल फोकस होंगे। जिस मल्टीपल फोकस से ही मल्टीपल इमेजेस बनाएगा, तो आपको जो इमेज दिखेगी वो ब्लर्ड दिखेगी। दूसरा, इस लेंस के साथ प्रॉब्लम ये होती है हर कलर के लिए अलग इमेज बनाएगा, तो फिर से मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, ब्लर्ड इमेजेस बनेंगी अगर लेंस बहुत बड़ा है। इन डिफेक्ट्स को कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन एंड क्रोमेटिक एबरेशन। ये डिफेक्ट्स हैं इस लेंस के साथ। लेकिन अगर आप, और एक और प्रॉब्लम है कि लेंस बहुत हैवी होता है, मास बहुत ज्यादा होता है। इतने बड़े लेंस का आप 2-4 मीटर का लेंस ले रहे हो, मास बहुत ज्यादा होगा। लेंस को सपोर्ट करना बहुत बड़ा इशू है। देखो ये सिर्फ एंड से ही सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ से लेंस को सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ से सपोर्ट कर सकते हो, बीच में कोई सपोर्ट की जगह नहीं। या तो ऊपर से सपोर्ट करोगे या नीचे से सपोर्ट करोगे लेंस को। तो ये चार प्रॉब्लम्स है, स्फेरिकल एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन, मास बहुत ज्यादा है, सपोर्ट देने की जगह बहुत कम है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए जब हम ऑब्जर्वेटरीज में यूज करते हैं, देन वी डोंट टेक ऑब्जेक्टिव लेंस, वी यूज ऑब्जेक्टिव मिरर। लेंस की जगह मिरर यूज करते हैं, क्योंकि इस लेंस का काम क्या है, सिर्फ लाइट ही तो इकट्ठी करनी है, लाइट ही तो इसे कैप्चर करनी है, वो कैप्चर करने का काम मिरर कर लेगा। मिरर यूज करते हैं पैराबोलिक मिरर।
उससे फायदा हो गया पैराबोलिक मिरर में स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होते, मल्टीपल फोकस के इश्यूज नहीं होते, एक ही जगह लाइट को कन्वर्ज करेगा। और मिरर लेंस के कंपेरेबल बहुत कम मास का होता है, क्योंकि मिरर इज अ सिंगल सरफेस, लेंस द डबल सरफेस। तो इन सारे रीजन से रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की जगह ऑब्जर्वेटरीज में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह ऑब्जेक्टिव मिरर यूज करते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन देखिएगा इसका। ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह ये मिरर यूज किया है, दिस इज ऑब्जेक्टिव मिरर विच इज अ पैराबॉइडल मिरर, पैराबोलिक मिरर। इसे यूज करने का रीजन ये है कि वो एबरेशंस ना हो, मल्टीपल फोकस की प्रॉब्लम ना हो। फिर एक मिरर और यूज किया, सेकेंडरी मिरर। तो ये सेकेंडरी मिरर और ये वाला मिरर मिलकर ऑब्जेक्टिव लेंस का काम करेंगे। आई लेंस को इस ऑब्जेक्टिव मिरर के बीच में स्पेस कर कर यहाँ आई लेंस लगा देता है, इसे आई पीस कहता है। तो कंस्ट्रक्शन में आई लेंस तो एज इट इज है जैसा पहले था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह ऑब्जेक्टिव मिरर और सेकेंडरी मिरर लगा दिया। अब रे डायग्राम समझिए। योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पैरेलल रेज आ रही, पैराबॉइडल मिरर इनको रिफ्लेक्ट करेगा, रेस को ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर ये रेस सेकेंडरी मिरर पर इंसिडेंट होंगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होंगी एंड विल पास थ्रू द आई पीस। फाइनल इमेज आपकी आई पीस बना। रे डायग्राम समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम दोबारा रिपीट करना है कुछ? अब्दुल्ला, अभिनव? हाँ जी, रे डायग्राम क्लियर है? कुछ रिपीट करना है कुछ? क्लियर। अब यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन नहीं है आपके पास, इट्स जस्ट लाइक द टेलीस्कोप, इट्स माइनस ऑफ एफ नॉट बाई एफ। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के नॉर्मल एडजस्टमेंट की तरह माइनस एफ नॉट बाई एफ। बस ये एफ नॉट मिरर की फोकल लेंथ है, जिसे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, so it's minus r by 2f. So f naught is focal length of objective mirror, fe is focal length of eye lens, r is radius of curvature of the mirror. अब आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए जरा सा काम आ जाता है कि वो पूछता है एडवांटेजेस बता दो, 4 एडवांटेजेस बता दो रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। स्फेरिकल एबरेशन नहीं होता, क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता, मास कम होता है, मिरर को सपोर्ट देना आसान होता है एज कम्पेयर टू लेंस, क्योंकि मिरर में तो ये पूरी सरफेस है ना, पूरी सरफेस पे यहाँ कहीं भी लगा दो सपोर्ट, प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लेंस में प्रॉब्लम है कि अगर ये लेंस से यहाँ सपोर्ट लगाओगे, ऐसे पकड़ोगे तो फिर लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। मिरर में तो यहाँ तक कहीं भी टच कर दो कोई प्रॉब्लम। चलिए, दिस कंप्लीट्स योर रे ऑप्टिक्स, लिख लीजिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ नहीं आया था यश? नो सर। सर बस ये क्वेश्चन आया था कि रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप में कौन सा प्रेफर किया जाता है। सारी ऑब्जर्वेटरीज में मिरर यूज होता है। तुम्हारे यहाँ तो बहुत करीब ऑब्जर्वेटरी है ना, एरीज।
यस सर। नैनीताल जस्ट नीचे। इंडिया की सबसे अच्छी ऑब्जर्वेटरीज में से आता है एरीज, जहाँ ऑप्टिकल रेंज में है। बाकी ऑब्जर्वेटरीज पुणे वुने की साइड है, बट वो रेडियो रेंज में काम करती है। ये ऑप्टिकल रेंज वाली है तुम्हारी एरीज। लिख लिया आप सबने इतना? ओके, दिस कंप्लीट्स योर रे ऑप्टिक्स। वेट, सेकंड बुक में ना जो मेजर है वो रे ऑप्टिक्स। जितना रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है उतना तो मिलाकर किसी चैप्टर में नहीं है। रे ऑप्टिक्स के बाद विल स्टार्ट विद वेव ऑप्टिक्स। देखिए, वेव ऑप्टिक्स में ना आप 4 टॉपिक्स है। हाइंस प्रिंसिपल मींस अब आप लाइट को एज अ वेव कंसीडर करोगे। जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो लाइट को आप एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, जिसे रे कहते हैं। तो रे ऑप्टिक कुछ कुछ न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो कहती थी कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। उस कॉर्पस्कुलर थ्योरी पर बहुत डिपेंड कर रहा था वेव ऑप्टिक्स। कॉर्पस्कुलर वेव ऑप्टिक्स में आप लाइट को एज अ वेव मानोगे। टॉपिक्स हैं आपके पास 5, जिसमें से पोलराइजेशन और डॉपलर इफेक्ट आपके बोर्ड्स के सिलेबस से हट गया है, जैसे रिफ्लेक्शन हट गया और डिस्पर्जन वगैरह भी हट गया है, बट करना है हमें क्योंकि आपके जेई में तो क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे। जेई में क्या कर रहा है कुछ सालों से, जब से सिलेबस डिलीट किया है ना ये पिछले 1-2 साल में, तो ऑप्शंस में क्वेश्चंस दे देता है। बट इट्स बेटर कि तुम्हें टॉपिक आता हो ताकि चॉइसेस ज्यादा हो। तो ये 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें सिर्फ एक मेजर टॉपिक है इंटरफेरेंस, व्हिच टेक्स टाइम। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सब एक एक 2 घंटे के टॉपिक्स हैं। लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए। विल स्टार्ट विद हाइंस प्रिंसिपल। हाइंस वो पहला आदमी था जिसने लाइट एज अ वेव का कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। हाइंस से पहले तक न्यूटन का डोमिनेंस था, सो पीपल बिलीव कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। हाइंस पहला आदमी था जिसने इंट्रोड्यूस किया था नो लाइट इज अ वेव। फिर हाइंस ने जस्ट थ्योरी दी थी, फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे, वहां से आएगा। तो ये सब 18th सेंचुरी की कहानी है। यहाँ से वेव ऑप्टिक्स शुरू हुआ था, लोगों ने लाइट को एज अ वेव कंसीडर करना शुरू किया था। नाम लिख लिया आप लोगों ने? यस। आज इसको मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट दिस विद द हाइंस प्रिंसिपल्स हम स्टार्ट करेंगे। सो अब सिलेबस में थोड़ा सा पोर्शन रह गया बस। चलिए आज यहीं रुक रहे हैं। आप प्लीज टेस्ट देना शुरू करो, और कहीं कुछ अगर ऐसा है टेस्ट पेपर में कुछ डाउट्स आते हैं तो वी कैन डिस्कस इट आफ्टर द क्लास। डिस्कशंस भी रख सकते हैं, बट प्लीज उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चलो, तुम्हारा मेंस ठीक ठाक गुजर जाएगा। चलिए यही छोड़ो। थैंक यू सर। ओके।